जरा एक बार कल्पना कीजिए। लाहौर सेंट्रल जेल की वो सर्द रात, है ना? बिल्कुल, लाहौर सेंट्रल जेल की वो सर्द रात। फांसी के फंदे तक पहुंचने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं, और जेल की उस छोटी सी सीलन भरी अंधेरी कोठरी में एक 23 साल का लड़का बहुत ही शांति से बैठा एक किताब पढ़ा है। और मजे की बात देखिए, उसकी आंखों में खौफ का कोई नामो निशान नहीं है। हाँ, चेहरे पर कोई पछतावा नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ एक गहरी शांत वैचारिक स्पष्टता है। मतलब हम बात कर रहे हैं भगत सिंह की। और आज की इस गहन चर्चा में हम सिर्फ इतिहास के पन्नों को नहीं पलटने वाले हैं। एकदम सही कहा। आज का हमारा मकसद महज तारीखें याद करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हम उस मनोविज्ञान को, उस माइंडसेट को डिकोड करेंगे कि कैसे महज 23 साल के एक छात्र ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को वैचारिक स्तर पर घुटनों के बल ला दिया। और सबसे जरूरी बात, आज के छात्रों के लिए उनके इस साहस का असल मतलब क्या है। ये जो दृश्य आपने बताया ना शुरू में, जेल की उस रात वाला, ये अपने आप में पूरी कहानी का सार है। अगर हम इस पल का गहराई से विश्लेषण करें तो हमें दो बहुत ही विपरीत ताकतों का सीधा टकराव दिखाई देता है। हाँ, मतलब एक तरफ वो पूरा ब्रिटिश साम्राज्य, बिल्कुल, जिसकी पूरी ताकत बंदूकों, तोपों, एक विशाल सेना और सबसे बढ़कर उनके द्वारा पैदा किए गए डर की नींव पर टिकी है। और दूसरी तरफ एक अकेला युवा। हाँ, एक अकेला युवा जिसकी ताकत उसकी किताबें हैं, उसका ज्ञान है और बलिदान की एक ऐसी भावना है जिसे मतलब डराया ही नहीं जा सकता। साम्राज्य उसे मौत का खौफ दिखाकर तोड़ना चाहता है, लेकिन वो अपनी आखिरी रात में भी दुनिया का इतिहास पढ़ रहा है। अरे वाह, ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मतलब वो ज्ञान अर्जित कर रहा है अपनी आखिरी सांसों तक। बिल्कुल, और ये साबित करता है कि जब विचार इतने परिपक्व हो जाएं, तो शारीरिक या सैन्य ताकत उनके सामने एकदम बौनी हो जाती है। लेकिन मैं ये सोच रहा था, ये वैचारिक परिपक्वता रातों रात तो नहीं आती, है ना? कोई भी 23 साल का लड़का अचानक से इतना निडर कैसे हो सकता है? रातों रात तो बिल्कुल नहीं आती। इसके पीछे जरूर कोई ऐसा ट्रिगर रहा होगा जिसने उनके दिमाग की वायरिंग ही पूरी तरह से बदल दी। अगर हम उस रात से थोड़ा पीछे जाएं, 1919 की तरफ, तो हमें वो ट्रिगर बहुत साफ दिखाई देता है। हाँ, और वो ट्रिगर था अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे महज एक क्रूर घटना के तौर पर देखना, इतिहास को बहुत ही सतही तौर पर देखना होगा। मतलब क्रूरता तो थी ही, पर आप कह रही हैं कि उसके पीछे कुछ और भी था। असल में ये ब्रिटिश राज द्वारा चलाया गया एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन था, जैसे हम आज की भाषा में एक साइऑप कहते हैं। एक सेकंड, साइऑप मतलब उनका इरादा सिर्फ विरोध करने वालों को मारना नहीं था? नहीं, इनका लक्ष्य उससे कहीं बड़ा था। जनरल डायर ने वहां जो अंधाधुंध गोलियां चलवाईं, उसका मुख्य उद्देश्य किसी एक विद्रोह को कुचलना नहीं था। वो पूरे देश के दिमाग में, दिलों में ऐसा खौफ पैदा करना चाहते थे कि अगली कई पीढ़ियां कभी सिर उठाने की जरूरत ही ना करें। बाप रे, मतलब ये आतंक के जरिए सत्ता को लंबे समय तक कायम रखने की एक सोची समझी रणनीति थी। बिल्कुल, लेकिन जब हम ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालते हैं तो पता चलता है कि भगत सिंह के मामले में उनका ये मनोवैज्ञानिक दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। हाँ, मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। जब युवा भगत सिंह को इस नरसंहार का पता चला तो वो तुरंत उस मैदान में गए। मतलब जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा उस जगह खड़ा है जहां चारों तरफ निर्दोष लोगों का खून बिखरा हुआ है। वो दृश्य किसी भी इंसान को अंदर तक हिला सकता है। बिल्कुल, आमतौर पर कोई भी बच्चा ऐसा भयानक दृश्य देखकर हमेशा के लिए सहम जाएगा या उस व्यवस्था से खौफ खा जाएगा। ये किसी सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी जैसा है, लेकिन ये पूरी तरह से वास्तविक और दर्दनाक है। एकदम सही तुलना है। तो भगत सिंह ने वहां क्या किया? उन्होंने बहुत ही खामोशी से उस खून से सनी मिट्टी को उठाया, एक शीशी में भरा और अपने साथ घर ले आए। स्रोतों के अनुसार उस दिन एक बच्चा गायब हो गया और एक क्रांतिकारी का जन्म हुआ। और यहीं पर ब्रिटिश साम्राज्य की वो डर वाली रणनीति एक भयानक गलती साबित हुई। उस मिट्टी ने भगत सिंह के अंदर खौफ पैदा करने के बजाय उनके अंदर एक हम कह सकते हैं इम्यून रिस्पॉन्स पैदा कर दिया। मतलब डर के खिलाफ एक इम्यूनिटी बन गई। हाँ, जिसने डर को ही जड़ से खत्म कर दिया। उस दिन के बाद से उनका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर केंद्रित हो गया कि इस क्रूर व्यवस्था को कैसे उखाड़ फेंका जाए। लेकिन देखिए, गुस्सा तो उस वक्त बहुत लोगों में था, और बिना दिशा के गुस्सा सिर्फ एक अंधी हिंसा बनकर रह जाता है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि भगत सिंह ने अपने उस गुस्से को एक धारदार हथियार में कैसे बदला। ज्ञान के माध्यम से। और
ये बहुत जरूरी पॉइंट है। उन्होंने मतलब पागलों की तरह किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने दुनिया भर के यूरोपियन क्रांतिकारियों को पढ़ा, मार्क्सवाद और समाजवाद को समझा। वो लगातार पढ़ रहे थे। बिल्कुल। दुनिया भर में हुए सत्तापलट के इतिहास का उन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया। उन्होंने यह समझ लिया था कि ब्रिटिश साम्राज्य कोई अजेय ताकत नहीं है, वो महज एक सिस्टम है। और किसी भी सिस्टम को तोड़ने के लिए आपको सिर्फ हथियारों की जरूरत नहीं होती, आपको उससे भी बड़े और मजबूत वैचारिक ढांचे की जरूरत होती है। उनका मानना था कि आजादी कोई भीख नहीं है जिसे हाथ जोड़कर मांगा जाए। हाँ, ये एक अधिकार है जिसे छीनने के लिए सर्वोच्च बलिदान देना होगा। एकदम सही। तो मतलब ये ज्ञान, वो किताबें और उस खून से सनी मिट्टी का गुस्सा, ये सब कुछ उनके अंदर एक साथ सुलग रहा था। और जब आप अन्याय के इतिहास को इतनी गहराई से समझते हैं तो एक समय ऐसा आता है जो वो ज्वालामुखी फटता ही है। और वो क्षण आया 1928 में, जब स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय पर ब्रिटिश पुलिस में बेरहमी से लाठियां बरसाईं। लाला लाजपत राय उस समय कोई आम नेता नहीं थे ना? बिल्कुल नहीं। वे उस समय पूरे देश के लिए एक पिता तुल्य हस्ती थे। एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते समय उन पर जिस तरह से जानलेवा हमला किया गया, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। और जब कुछ हफ्तों बाद उनका निधन हुआ तो ये सिर्फ एक नेता की मौत नहीं थी, ये भारत के आत्मसम्मान पर एक सीधा हमला था। भगत सिंह और उनके साथी इस अपमान को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सके। और इसीलिए उन्होंने बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने उस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की योजना बनाई जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। लेकिन यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ। कैसा सवाल? हम उनके रणनीतिक दिमाग कितनी बात कर रहे हैं, लेकिन सॉन्डर्स की हत्या तो असल में एक बहुत बड़ी चूक थी ना। मतलब उन्होंने तो गलत आदमी को मार दिया था। हाँ, ये सच है। उनका निशाना कोई और था और गोली गलती से जॉन सॉन्डर्स को लग गई। तो एक गलत पहचान के कारण हुई इस हत्या को हम एक रणनीतिक जीत या वैचारिक क्रांति का हिस्सा कैसे मान सकते हैं? सतह से देखने पर तो ये पूरी तरह से एक फेल हुआ ऑपरेशन लगता है। मैं समझ सकती हूँ कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, और सतह से देखने पर यह एक बड़ी गलती ही लगती है। लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हमें उस समय की राजनीतिक स्थितियों को समझना होगा। मतलब इसके पीछे कोई और इम्पैक्ट था? बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। भगत सिंह और उनके साथियों के लिए ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति से बदला लेना नहीं था, ये एक बहुत बड़ा संदेश था। कैसा संदेश? एक गलत अधिकारी को मारकर हुकूमत को क्या संदेश जा सकता है? संदेश ये था कि ब्रिटिश हुकूमत अब अजेय नहीं है। बात ये नहीं थी कि कौन मारा गया, बात ये थी कि दिन दहाड़े ब्रिटिश सत्ता की नाक के नीचे एक ब्रिटिश अधिकारी को मारकर भारतीय क्रांतिकारी सुरक्षित निकल गए। अरे वाह! मतलब उन्होंने वो खौफ का पर्दा फाड़ दिया। बिल्कुल। उस समय पूरे भारत में अंग्रेजों का जो एक लार्जर देन लाइफ और खौफनाक अक्स बना हुआ था, सॉन्डर्स की हत्या ने उसे रातों रात चकनाचूर कर दिया। ये ब्रिटिश साम्राज्य और युवा क्रांतिकारियों के बीच सीधे और हिंसक टकराव की शुरुआत थी। तो ये एक स्पष्ट घोषणा थी कि अगर सत्ता शांतिपूर्ण अपीलों का जवाब लाठियों और हत्याओं से देगी तो भारतीय युवा अब पलटवार करने से पीछे नहीं हटेंगे। एकदम से। सॉन्डर्स की मौत ने ब्रिटिश सरकार की रातों की नींद उड़ा दी थी। अचानक से भगत सिंह पूरे भारत के सबसे वांटेड इंसान बन गए। हाँ, पूरी पुलिस फोर्स, खुफिया एजेंसियां उन्हें पकड़ने के लिए दिन रात एक करने लगी। और यही से उनकी रणनीति एक ऐसा मोड़ लेती है जो आज भी किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जरा सोचिए, आप देश के सबसे बड़े वांटेड हैं, आपके पीछे पूरी सल्तनत पड़ी है। आमतौर पर कोई क्या करेगा? वो अंडरग्राउंड हो जाएगा, छिप जाएगा या देश छोड़कर भागने की कोशिश करेगा। सही बात है। लेकिन भगत सिंह ने इसके ठीक उलट किया। 1929 में वे और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में घुस गए और उन्होंने वहां बम फेंके। लेकिन यहाँ जो सबसे बारीक और महत्वपूर्ण बात है, जो अक्सर इतिहास के शोर शराबे में छिप जाती है, वो ये है कि वे बम जानबूझकर ऐसे बनाए गए थे कि उनसे किसी की जान न जाए। हाँ, स्रोतों में ये बिल्कुल स्पष्ट है। उनका मकसद किसी को मारना था ही नहीं। उनका खुद का बयान था कि बहरों को सुनाने के लिए एक बहुत बड़े धमाके की जरूरत होती है। बिल्कुल, वे सिर्फ एक सोए हुए देश को जगाना चाहते थे। अगर मैं इसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखूं ना, तो ये किसी मास्टर क्लास कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी या वायरल मार्केटिंग कैंपेन जैसा लगता है। मतलब बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपनी बात को सबसे बड़े मंच पे रखना। उन्होंने अपनी बात कहने के लिए देश के सबसे बड़े मंच को हाईजैक कर लिया।
और फिर जो किया वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था। हाँ, वे वहां से भागे नहीं। बिल्कुल नहीं, वे धुएं के बीच वहीं डटे रहे। उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और जानबूझकर अपनी मर्जी से आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अपनी हार नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपना माइक बना लिया। ये कदम उनके राजनीतिक और रणनीतिक विजन की गहराई को दर्शाता है। अगर वे वहां से भाग जाते तो वे हमेशा के लिए छिपते रहते। उनकी आवाज कुछ पर्चों या खुफिया बैठकों तक ही सीमित रह जाती। तो उनका असल मकसद गिरफ्तार होना ही था। 100%। वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर वे गिरफ्तार होते हैं तो उन पर देशद्रोह का एक बहुत बड़ा मुकदमा चलेगा। और उस मुकदमे की हर एक दलील, हर एक जिरा अगले दिन पूरे देश के अखबारों के पहले पन्ने पर छपेगी। ठीक यही उनकी योजना थी। उस समय ना तो सोशल मीडिया था, ना कोई 24 घंटे वाले न्यूज़ चैनल। अदालत ही वो एकमात्र मंच था जहां से कोई भी बात पूरे देश के हर गांव, हर शहर तक पहुंच सकती थी। क्या बात है। उन्होंने जानबूझकर अपनी शारीरिक आज़ादी को कुर्बान कर दिया ताकि उनके विचार आज़ाद होकर पूरे देश में फैल सकें। वो जानते थे कि आज़ाद रहकर भागते रहने से कहीं ज्यादा जेल की सलाखों के पीछे से उनकी आवाज ज्यादा जोर से गूंजेगी। ये महज जज्बात नहीं था, ये वाकई एक बहुत ही सोची समझी वैचारिक जंग थी। खैर, आत्मसमर्पण ने उन्हें जेल पहुंचा दिया, और जेल का ये अध्याय शायद उनके जीवन का सबसे ज्यादा दर्दनाक लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। बिल्कुल, ये वो हिस्सा है जो आज के हर सीखने वाले को गहराई से प्रभावित करता है। जेल के अंदर उनका संघर्ष बाहर के संघर्ष से भी ज्यादा भयंकर था। हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि जेल में भारतीय कैदियों के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता था। सड़ी हुई रोटियां, भयानक यातनाएं, और इसके खिलाफ भगत सिंह ने जो हथियार उठाया, उसने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला दी। एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। और ये भूख हड़ताल कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। यहीं पर मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं। एक भूख हड़ताल ब्रिटिश साम्राज्य के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन गई? मतलब अगर कोई कैदी खाना नहीं खा रहा है और खुद को भूखा मार रहा है, तो साम्राज्य को क्या फर्क पड़ता है? वे तो वैसे भी उन्हें फांसी पर चढ़ाना ही चाहते थे। फर्क पड़ता है, और बहुत गहरा फर्क पड़ता है। इसे ऐसे समझिए कि ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया भर में अपनी छवि एक सभ्य और कानून का पालन करने वाले शासक के रूप में पेश करता था। अच्छा, वो दिखावा करते थे? हाँ, वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाते थे कि वे भारत में कानून का राज चला रहे हैं। लेकिन जब भगत सिंह जैसे एक युवा पढ़े लिखे राजनीतिक कैदी ने अपने बुनियादी मानवाधिकारों के लिए खाना पीना छोड़ दिया और दिन ब दिन उसका शरीर सूखने लगा, तो यह ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक भयंकर PR नाइटमेयर बन गया। ओहो, मतलब उनकी क्रूरता और उनके दोहरे मापदंड पूरी दुनिया के सामने नंगे हो गए। बिल्कुल। ये केवल भारत तक सीमित नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबरें छपने लगीं कि कैसे एक शक्तिशाली साम्राज्य 20-22 साल के युवाओं को किताबें और अखबार पढ़ने का अधिकार भी नहीं दे पा रहा है। ये तो उनके अहंकार पर बहुत बड़ी चोट थी। भूख हड़ताल शरीर को गलाती है, लेकिन ये जो नैतिक ताकत दिखाती है, उसका कोई जवाब नहीं होता। पूरे देश ने देखा कि ये युवा केवल बातें नहीं करता, बल्कि अपने देश के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए, अपने शरीर का एक एक कतरा धीरे धीरे कुर्बान करने को तैयार है। और ये उनके असीम आत्मनियंत्रण का भी प्रतीक था। मतलब शरीर भोजन मांग रहा है, तड़प रहा है, लेकिन उनका दिमाग उनके शरीर पर पूरी तरह से हावी है। कई ब्रिटिश अधिकारी भी गुप्त रूप से उनके इस अदम्य साहस से खौफ खाने लगे थे। हाँ, और मन ही मन उनकी प्रशंसा भी करते थे। साम्राज्य उन्हें उनके शरीर के जरिए तोड़ना चाहता था। वे चाहते थे कि भगत सिंह भूख और यातना से टूटकर माफी मांग लें, लेकिन वे मानसिक रूप से इतने अडिग थे कि उन्होंने साम्राज्य के ही तंत्र को बौना साबित कर दिया। लेकिन अंततः वो फैसला आ ही गया। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को मौत की सजा सुनाई गई। पूरे देश में गुस्से और शोक की लहर थी। लोग दया की भीख मांग रहे थे, लेकिन इन तीनों ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। और फिर 23 मार्च 1931 का वो दिन आया। केवल 23 साल की उम्र। चश्मदीदों के संस्मरण बताते हैं कि वो फांसी के फंदे की ओर मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। मौत बिल्कुल सामने खड़ी है, लेकिन उनके माथे पर कोई शिकन नहीं है। कोई शिकन नहीं। आखिरी सांस से पहले एक ही गूंज थी, इंकलाब जिंदाबाद। और उसके बाद एक खामोशी छा गई। लेकिन वो खामोशी बहुत छोटी थी।
उनकी शहादत के बाद जो तूफान आया उसने लाखों करोड़ों भारतीयों को प्रेरित किया। हाँ, उनकी मौत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वो ऊर्जा फूंक दी जो शायद दशकों का राजनीतिक संघर्ष भी नहीं कर पाता। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर अपना वो मकसद पूरा कर लिया। उन्होंने उस सोए हुए देश को हमेशा के लिए जगा दिया। ये पूरी कहानी, ये पूरा सफर इतना भारी और गहरा है कि इसे आत्मसात करने में वाकई समय लगता है। लेकिन अगर हम आज की बात करें, आज के उन युवाओं और छात्रों की जो इस चर्चा को सुन रहे हैं, आज हमें किसी विदेशी हुकूमत से तो नहीं लड़ना है। बिल्कुल नहीं। तो इस ऐतिहासिक घटना का, भगत सिंह के इस मनोविज्ञान का आज की पीढ़ी के लिए, आज की युवाओं के लिए असल में क्या मतलब है? ये आज के दौर का सबसे प्रासंगिक सवाल है। देखिए, भगत सिंह भी एक छात्र थे। वो भी दुनिया भर का इतिहास पढ़ रहे थे। आज का युवा भले ही विदेशी शासन से नहीं लड़ रहा है, लेकिन वो एक अलग तरह के कुरुक्षेत्र में है। आप किन चुनौतियों की बात कर रही हैं? आज की लड़ाई एक बहुत ही शोर शराबे वाली दुनिया से है। आज का युवा भीषण प्रतिस्पर्धा, करियर के दबाव, सामाजिक चुनौतियों और एक अजीब से बर्नआउट का सामना कर रहा है। आज का साम्राज्य कोई देश नहीं, बल्कि तनाव और मानसिक भटकाव है। तो ऐसे में भगत सिंह का वो मानसिक मॉडल छात्रों के कैसे काम आ सकता है? उनका मॉडल हमें सिखाता है कि डर से कैसे जीता जाए। भगत सिंह का मुस्कुराते हुए मौत को गले लगाना हमें ये नहीं बताता कि उन्हें कभी डर नहीं लगा होगा। डर एक मानवीय स्वभाव है। हाँ, जाहिर सी बात है। लेकिन उनका कमिटमेंट हमें ये सिखाता है कि जब आप किसी बहुत बड़े उद्देश्य से जुड़ जाते हैं, जिसे हम एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस कह सकते हैं, तो आपकी छोटे मोटे डर महत्वहीन हो जाते हैं। ये बहुत गहरी बात है। मतलब अगर आपके जीवन का लक्ष्य सिर्फ खुद तक सीमित नहीं है, अगर आपके पास कोई ऐसा मकसद है जो आपसे बड़ा है, तो आप रातों रात उस डर के पार चले जाते हैं। बिल्कुल। जब आप किसी बड़े लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तो दुनिया का कोई भी शोर या दबाव आपको डिगा नहीं सकता। भगत सिंह की वैचारिक स्पष्टता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। आज के छात्रों को आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए उसी वैचारिक स्पष्टता और मानसिक मजबूती की जरूरत है। ये वाकई में एक बहुत ही पावरफुल नजरिया है। इस गहन चर्चा को समेटते हुए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भगत सिंह को सिर्फ इसलिए याद नहीं किया जाता कि उन्होंने एक लंबा जीवन जिया, बल्कि इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने एक निडर जीवन जिया। एकदम सही। जलियांवाला बाग के खून से सनी मिट्टी से लेकर असेंबली में धमाके तक हर कदम एक दृढ़ निश्चय की कहानी है। एक 23 साल के युवा ने उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य को यह साबित कर दिया कि विचारों और साहस को कभी फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता। भगत सिंह ने एक गुलाम भारत में एक ऐसा कारण खोज लिया था जिसके लिए वे हंसते हंसते अपनी जान दे सकते थे। और आज हमारे पास अपार संसाधन और ज्ञान है। बिल्कुल। आज हम एक आजाद और सूचनाओं से भरी दुनिया में सांस ले रहे हैं। तो हमारे सुनने वालों के लिए जाते जाते विचार करने के लिए बस एक ही गहरी बात है। आज के शोर और अनिश्चितता से भरे युग में आज के युवाओं और छात्रों के लिए वो बड़ा उद्देश्य क्या है? वो कौन सा मकसद है जिसके लिए वे अपनी पूरी ऊर्जा और अपना सारा साहस झोंक देने को तैयार हैं? उनका इनकलाब आज किस रूप में होना चाहिए? इसी विचार के साथ स्रोतों पर आधारित हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। सीखते रहें और सवाल पूछते रहें।